हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी कहानी का नाम है जंगल महल। कहानी शुरू होती है बिहार के सारंदा रिजर्व फॉरेस्ट से, जहाँ पर कुछ लोग बिहार का मैप देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि अपनी डेस्टिनेशन बुरगांव कैसे पहुँचा जाए। फिर उन्हें पता चलता है कि बुरगांव पहुँचने में अभी 4 घंटे और लगेंगे। चाय वाला उन लोगों से बुरगांव जाने के लिए मना करता है, लेकिन वे पांचों आगे निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें रोड पर पड़ा हुआ और कटा हुआ एक पेड़ मिलता है, जिसके वजह से कि उनकी गाड़ी आगे नहीं पहुंच पाती। लेकिन डैनी और संजीव पेड़ को हटाते हैं और आगे निकल जाते हैं। उन्हें फिर एक झंडा दिखता है जो माओ झंडा होता है, माओवादियों का, जिस पर एक त्रिशूल बना होता है। आगे चलकर उनकी गाड़ी के पहिए में बड़ी कील घुस जाती है, क्योंकि वह जिस एरिया में जा रहे थे वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। गाड़ी खराब हो जाने के कारण डैनी और संजीव ईस्ट तरफ को चले जाते हैं ताकि कोई मदद मिल सके, और बाकी 3 लोगों से कहते हैं कि आप गाड़ी में ही बैठे रहिए। कि अचानक से एक चाय वाला आता है और कहता है, आपके साथ जो 2 लोग थे उन्होंने मुझे आपके यहाँ रहने के लिए भेजा है। दोनों लोग वापस आ जाते हैं और चाय वाले के साथ 5 लोग एक गांव की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ रात बितानी होती है। रास्ते में सभी को कुछ अजीब महसूस होता है और उस जगह के लिए, लेकिन सभी ना चाय वाले के साथ एक बंगले में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही वीरान और सुनसान जगह पर होता है। नीलिमा रूम में जा रही होती है कि उसको पीछे से एक परछाई दिखती है। ऐसा लगता है परछाई उसे क्रॉस करके जा रही है। नीलिमा सोचती है कि वहाँ पर उसका दोस्त संजय है। वह उसका पीछा करते करते पहुँच जाती है। हवेली के बाहर एक बड़े से पेड़ के पास चले जाती है। तभी वहाँ पर संजय पहुँच जाता है और बताता है कि वो तो अभी पहुँचा है, मैं तो यहाँ आया ही नहीं था। नीलिमा को थोड़ा सा डाउट होता है। अब चाय वाला उनसे कहता है, आप सब संभल कर रहना और रात को सोते समय खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखना साहब जी। पता चलता है कि वह हवेली अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, फिर भारत सरकार ने अपने पास ले ली और फॉरेस्ट रिजर्व में उसको काम दे दिया। लेकिन तब से वो हवेली वीरान पड़ी है। खाना खाते समय डैनी माओइस्ट की बात करने लगता है और उन्हें टेररिस्ट कहता है। ये बात जॉय को बिल्कुल पसंद नहीं आती और दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और दोनों शराब पी लेते हैं। अचानक से मेन डोर खुल जाता है। संजीव सभी कैंडल्स को बुझाने के लिए कहता है ताकि कोई उन्हें देखे ना। तभी वो देखते हैं कि माओ लोग मशाल और अपना त्रिशूल वाला झंडा लेकर आ रहे हैं। उनमें से एक कहता है, चलो उस बंगले पर जाकर देखते हैं, वहां साहब लोग रहते हैं। जहां दूसरा व्यक्ति उसे चाटा मारकर मना कर देता है और कहता है, आगे चलो। रात में अचानक मारिया की नींद खुल जाती है और वह जंगल के सामने बैठ जाती है और उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह उसी तरफ जाने लगती है और देखती है कि वहां पर सफेद कपड़े में कोई लड़की रो रही है। वह जैसे ही उसे छूने जाती है कि तभी पीछे से संजीव आ जाता है और मारिया से कहता है, मारिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मारिया कहती है, संजीव देखो वहां पर कोई है वहां पर जो रो रहा है। संजीव कहता है, ओहो शायद तुम स्लीप वॉक में हो। संजीव मारिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। संजीव देखता है कि कोई खिड़की के बाहर से अंदर झांक रहा है। वह लालटेन उठाता है, उसके पीछे जाने लगता है कि तभी पीछे से मारिया आ जाती है। अब दोनों के दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात में मारिया सो ही रही होती है कि उसे बहुत डरावने सपने आने लगते हैं। वह अजीब अजीब लोगों को देखने लगती है जिन्हें उसने कभी जाना भी नहीं है, और वह नींद से उठ जाती है। तभी जहां वो सो रही होती है उसके रूम का दरवाजा खुल जाता है। वो नीलिमा को उठाने की कोशिश करती है, नीलिमा उठो उठो नीलिमा, यहाँ पर कोई है। लेकिन वह नहीं उठती। मारिया कैंडल जलाती है, इधर उधर घूमती है और उस अनजान व्यक्ति की तलाश घूमने लगती है। तभी उसे कोई दिखता है। वह खिड़की बंद करती है तो उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती है।
सभी मारिया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मारिया बेहोश है। बाहर कॉरिडोर में झांकते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। जॉय कहता है कि उसे पीछे के दरवाजे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं और वहाँ का दरवाज़ा भी खुला है। संजीव और डैनी सोचते हैं कि जॉय को शराब चढ़ गई है और वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। अगली सुबह संजीव और डैनी दामोदर यानी चाय वाले के गांव की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि मारिया की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ हवेली में मारिया गायब हो जाती है। नीलिमा उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है जहाँ मारिया एक भयंकर पेड़ के सामने बैठी होती है। मारिया बहुत अलग बर्ताव कर रही थी और बिना कुछ बोले ही वह हवेली में आ जाती है। उधर संजीव और डैनी दामोदर के गांव पहुंच जाते हैं और वहां ट्राइबल लोगों से दामोदर के घर का पता पूछते हैं। दामोदर की झोपड़ी के बाहर पहुंचकर दामोदर को बताते हैं कि उन्हें मारिया के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत है। दामोदर कहता है कि यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक जड़ी बूटी जरूर है जिसे हम पूरे गांव वाले खाते हैं। यहाँ हवेली पर नीलिमा मारिया को लंच के लिए बुला रही होती है। मारिया, चलो आओ लंच कर लेते हैं। लेकिन मारिया संताली भाषा में बात करती है और उसे देखकर लगता है कि वो पजेस्ड हो गई है। नीलिमा बहुत डर जाती है। तभी संजीव और डैनी हवेली पर पहुंचते हैं। वहाँ नीलिमा बताती है मारिया को कुछ हो गया है। वह मारिया के पास पहुंचते हैं। मारिया कहती है वह भूतनी मुझे जाने नहीं देगी, वह इस रूम में छिपी हुई है। और तभी कुछ संथाली लैंग्वेज में चिल्लाती है, चले जाओ यहाँ से। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं और दामोदर की सहायता मांगते हैं। भूतनी दामोदर को धक्के मार देती है और वो बाहर गिर जाता है। दामोदर कहता है आपने पहले क्यों नहीं बताया श्याम जी कि मारिया मैडम प्रेग्नेंट है, क्योंकि इस गांव को श्राप है। यहाँ पर 40 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। वह कहता है कि अब अघोरी बाबा ही इसका समाधान कर सकते हैं। दामोदर पूरी कहानी बताता है कि हमारे गांव में एक लड़की थी जो दिमाग से पागल थी। कचरा बेचकर उसका बाप अपनी आजीविका चलाता था। मुश्किल से उसकी शादी हो पाई, लेकिन शादी के बाद भी वह पागल की पागल रही। वह अपने पति को बहुत मारती थी श्याम जी। एक दिन उसका पति जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद उस लड़की को इस हवेली में लाया गया और बच्चों की देखभाल, मेम साहब की देखभाल करने के लिए नौकरानी के रूप में रख लिया गया। उसके बाद से इस घर में अनेक आत्माओं पर बना हुआ है। आत्माओं ने अपना घर बना लिया श्याम जी। संजीव उसे डांट कर कहता है यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई दामोदर। दामोदर कहता है पहले बाबा के पास चलते हैं श्याम जी, उसके बाद ही हम कोई समाधान बताएंगे। यहाँ हवेली में बहुत सी आत्माएं उन तीनों लोगों को दिखाई देने लगती है। दामोदर और संजीव अघोरी बाबा के पास बैठे होते हैं। संजीव दामोदर से कहता है पूरी कहानी बताओ, क्या हुआ था, आत्माओं ने वहाँ कैसे घर कर लिया। दामोदर बताता है श्याम जी, उस लड़की का दिमाग खराब नहीं था। वह शादी के बाद अलग अलग हरकतें करने लगी थी। जब उसका पति मरा तब वो प्रेग्नेंट थी। जब उसके पिता को पता चला कि उसका दामाद मर गया तो वह अपनी बेटी को हवेली में लेने चला गया। अब हवेली में रहकर उस लड़की का मन बदल गया। बड़ा घर, सुंदर बिस्तर, सुंदर कपड़े, इन सब रहन सहन को देखकर वो खुद को मालकिन समझने लग गई। जब मालिक को पता चला तो उसने उस पागल के बाप को बुला दिया। पागल को पता चला तो उसने नौकर के साथ मिलकर मालकिन को मारने की साजिश की और पहाड़ पर जाकर उसे नीचे गिरा दिया। ये करते हुए देखकर उसके बच्चे ने उसको देख लिया और उस पागल ने उस बच्चे को भी मार दिया। अब वह पागल उस नौकर को भी मारना चाहती थी, लेकिन नौकर को ये बात पता चल गई। नौकर ने गांव में अफवाह फैला दी
कि इस पागल का जो बच्चा है वो साहब का है। इस वजह से गांव वालों ने पागल का पेट काटकर उसके बच्चे को निकाल दिया और दफना दिया। नवाब को भी लटका दिया और पागल को जिंदा जला दिया। तब से इस गांव में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ श्याम जी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ये भूतनी उसे पागल कर देती है और फिर अपने चक्कर में घुमाकर उसका बच्चा वो खुद ही मार देती है। हवेली में डैनी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है कि उसे भूतनी दिखती है। वह निडर होकर भूत का पीछा करने लगता है और पूरी हवेली को रिकॉर्ड करता है। अचानक उसे मारिया दिखती है जो कि रो रही होती है और पीछे मुड़ते ही डैनी को जख्मी कर देती है। आगे वह भूतनी के बहुत ज़्यादा फोटोज लेता है और भूतनी उसके पास आ जाती है और सीन कट हो जाता है। फिर जॉन को दिखाया जाता है जैसे बहुत बार ग्रामोफोन की आवाज़ आ रही होती है। वो ग्रामोफोन की आवाज़ को फॉलो करते करते उसी तरफ को निकल जाता है। वहाँ नीलिमा सो रही होती है कि अचानक उसके रूम में तेज भूकंप आने लगता है। सब कुछ हिलने लगता है। उसके पर्दे, उसका रूम, उसका बेडरूम, हर एक चीज़। नीलिमा बहुत डर जाती है और वो बेड के नीचे जाती है और आगे पीछे देखती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है कि भूतनी उसके पास खड़ी होती है और वो बहुत तेज चिल्लाती है। फिर जॉन को दिखाया जाता है जो ग्रामोफोन की आवाज़ के पीछे जा रहा होता है। एक कमरे में घुसता है और वहाँ ग्रामोफोन को बंद कर देता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसके पीछे एक मेल भूत खड़ा होता है। वो बहुत तेज भागना शुरू कर देता है और एक रूम में चले जाता है। वहाँ देखता है कि नीलिमा की खूनी बॉडी मिलती है। इधर संजीव बाबा को लेकर आ रहा होता है। संजीव बताता है कि भूतनी को किसी ना किसी शरीर की ज़रूरत है। बिना किसी शरीर के वह बिना किसी के डर में हमें बस डरा सकती है, हमारे दिमाग के साथ खेल सकती है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इधर दामोदर को मारिया और भूतनी दोनों दिख जाते हैं। वह बाबा के साथ जाता है और धराती उठाता है। इतने में मारिया दामोदर पर अटैक कर देती है क्योंकि मारिया को पता होता है कि दामोदर ही सारी सच्चाई बता रहा है। दामोदर एक रूम की तरफ जाता है, आगे चलता है जहाँ कोई नहीं होता। वहाँ मारिया अटैक करने आती है। तभी उसे सभी लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे एक रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से मंत्र पढ़े हुए थे, लेकिन मारिया खिड़की से कूदकर जंगल में चली जाती है। त्रिशूल की सहायता से ये लोग मारिया को पकड़कर लाते हैं और बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। भूतनी वार्निंग देती है कि अगर कोई धागा पहनाने की कोशिश की तो मैं इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बाबा बताते हैं कि इस आत्मा को मारिया के शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी है। संजीव कहता है कि इस भूत के बच्चे की हड्डियां लेकर आते हैं। एक बाबा उनकी हड्डियां लेने जाता है, तभी वहाँ एक भूतनी आ जाती है और उस बाबा को मार देती है। जॉय उन्हें ढूंढते हुए जाता है और जॉय के लिए भी एक रस्सी का फंदा आ जाता है, ऊपर से ऊंचा आ जाता है। उस फंदे पर लटका देते हैं। संजीव जॉय को बचा लेता है और उस बच्चे की अस्थियां निकाल लेता है। इधर भूतनी सारी रस्सियां तोड़ देती है और दामोदर को मारने लगती है। तभी संजीव भूतनी के बच्चे को जला देता है और भूतनी तड़प कर चली जाती है। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मारिया बाहर सीढ़ियों पर बैठी है। जॉय और संजीव दोनों नीलिमा को खोने के कारण रोते हैं। दामोदर भी संजीव के साथ शहर चला जाता है। जॉय हॉस्पिटल में चले जाता है और मारिया वापस कैलकाटा चले जाती है और मूवी का यहीं अंत हो जाता है। आपको आज की मूवी कैसी लगी, इस बात का हमें ज़रूर बताइएगा। आपका प्यार सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।